जेएसके डॉक्टर हीरालाल अलावा आदिवासी अधिकार यात्रा लेकर आज झाबुआ पहुंचे हैं। तो झाबुआ में कई सवाल हैं हमारे पास उनके लिए, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बीजेपी कह रही है कि हमने आदिवासियों को सारे अधिकार दे दिए, तो फिर ये आदिवासी अधिकार यात्रा क्यों? देखिए, आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से एक तो भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी इलाकों में जो विकास के दावे कर रहे हैं, उनके विकास के दावों की हम लोग पोल खोल अभियान चला रहे हैं इस अधिकार यात्रा के माध्यम से। साथ में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी इलाकों का जो विकास रोक के रखा है, पिछले 1.5 साल से इन्होंने मनरेगा के काम बंद करके रखे हैं। पिछले 1.5 साल से इन्होंने आदिवासी इलाकों में सुदूर सड़क योजना जो बन रही थी वो सारी बंद पड़ी हुई है। अभी पंचायतों में सरपंचों की स्थिति है कि वो पानी के लिए अपने टंकी बनाने के लिए पैसे नहीं निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों का पलायन रोकने के लिए एक मनरेगा जैसी योजना चल रही थी, उस योजना के तहत तो हजारों करोड़ रुपए जो आदिवासी इलाकों में बजट प्रावधान निश्चित रहता था, इस बार के बजट में 30,000 करोड़ से ज़्यादा मनरेगा में कम कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरफ भले विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आज ये पेसा कानून लेके आए हैं। पेसा कानून में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सिर्फ एक बॉडी को बनाया, लेकिन उनको अधिकार कुछ भी नहीं दिया है। गाँवों का विकास कैसे होगा, गाँवों पे संसाधनों का अधिकार कैसे हो, ग्राम सभाओं का संसाधनों पे अधिकार कैसे होगा, ग्राम सभाएं क्या अपनी रूढ़ी और परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार गाँव में गाँव के सार्वजनिक हितों के फैसले ले सकती है, इस पर पेसा कानून में कुछ भी नहीं कहा है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से हमेशा 5वीं अनुसूची के प्रावधानों की मांग करी है। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में और आदिवासी इलाकों में एक अलग प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आज मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जेलों में अगर बात करें तो आदिवासी ही बंद है। इसीलिए नहीं कि वो अपराधी है, इसीलिए कि आज आदिवासी क्षेत्रों में उनके अनुसार जो कानून बनने चाहिए थे वो कानून नहीं बने। आज पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। आज आदिवासी समाज के बेटे और बेटियां पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज धार, झाबुआ, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य इलाकों की जेलों में आदिवासियों से भरी पड़ी है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं आदिवासियों के प्रति अनदेखी है कि आज उनके अनुसार जो एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए था, उनके शेड्यूल 5 के अनुसार एक कानून बनाने चाहिए थे, शेड्यूल 5 के अनुसार आदिवासियों के विकास की कहानी लिखनी चाहिए थी। आज आदिवासी उप योजना का हजारों करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज नहीं है। आज हम अधिकार यात्रा के माध्यम से हम आदिवासी क्षेत्रों की स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भ्रमण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्कूलें जर्जर होकर गिर रही है, छतें टूट रही है। आज वो पैसा कहाँ गया? आज एक्स्ट्रा कक्ष बना दिए, अतिरिक्त कक्ष बना दिए सरकार ने, लेकिन नई स्कूलें खोलने की इनके पास कोई, आधुनिक स्कूलें खोलने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सीएम राइज के नाम पे मात्र ब्लॉक में एक स्कूल इन्होंने घोषणा करी है, लेकिन वो कितने कब पूरी होगी, एक ब्लॉक में एक स्कूल, अभी उसका कोई पता नहीं है। आज एकलव्य आदर्श एकलव्य आवासीय परिसर बना दिया, लेकिन वहाँ पे उनकी बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उनके भोजन रोस्टर को लेकर, आज उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी कि वहाँ के बच्चों को उचित स्वास्थ्य मिले, उनको उचित भोजन मिले। झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल्य जिले में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, जहाँ पे मध्याह्न भोजन अभी पिछले 3 महीने से हमारे धार जिले में मध्याह्न भोजन के लिए जो आना जाता था अभी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के ट्रक मध्याह्न भोजन के लिए आने वाला अनाज अन्य राज्यों में सप्लाई कर दिया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ विकास के दावे भले ही कर रही है, लेकिन हकीकत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं, आज रोजगार के लिए हमारे आदिवासी बालक, युवा और युवतियाँ, झाबुआ जिला एक प्रदेश का और देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो आज भी शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी बेटियाँ पलायन के लिए अन्य राज्यों में जा रही है, गायब हो जा रही है। लेकिन सरकार की ऐसी कौन सी नीति है जो इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दे, स्थानीय स्तर पर उनका अधिकार दे, स्थानीय स्तर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके? तो मूल बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार विकास के खोखले दावे कर रही है, हकीकत जमीन पर कोसों दूर है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आज धार, झाबुआ, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है, आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया है, एक लॉ कॉलेज नहीं दिया है। तो ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? ये पूरी की पूरी ये झूठ मूठ आदिवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भोले भाले आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सीधी सी बात है। तो ये विकास यात्रा नहीं है, यह विनाश यात्रा है।
तो आपने एक लंबी चार्जशीट एक तरीके से बता दी राज्य सरकार के खिलाफ। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप सरकार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं इन मुद्दों पे? हमारे मुद्दे जो आदिवासी इलाकों की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेके हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ासकर जो आदिवासी क्षेत्रों में उप योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया आ रहा है और वो पैसा आदिवासियों के विकास में खर्च होने की बजाय वो बड़े बड़े शहरों में खर्च किया कर दिया जा रहा है। ये मुद्दे हमारे विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे। विधानसभा का सत्र जो आगामी सत्र 27 फरवरी शुरू हो रहा है उसमें भी रहेगा। और साथ में आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और वन अधिकार कानून के तहत उनको जो जंगलों में पट्टे देने की बात है, तो ये सब मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में 2023 में हम मैदान में उतरेंगे। और हमारे युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो विधानसभा और लोकसभा में जाकर आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब युवाओं को मौका देंगे। तो आपने अपने पिछले बयान में महापंचायत में कहा था कि आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कायम है आप उसी पे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 80 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और हमारी ये जो यात्रा है 80 विधानसभा सीटों पे तो जाएगी। और पूरे प्रदेश के ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी संख्या में कम है लेकिन जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं, उन जिलों में भी अधिकार यात्रा जाएगी। और ऐसी सीटें जो सामान्य सीटें हैं जहाँ पर हमारे आदिवासियों के साथ अन्य वर्ग के लोग जुड़े और वो आदिवासियों के साथ में खड़े हैं, अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ में खड़े हैं, उसमें मांझी, मानकर, धनगर और जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियां हैं जो जयस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में मोर्चा संभालना चाहती है, तो हम सब के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सवाल वही है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करेंगे या बीजेपी के साथ करेंगे? देखिए, अभी किसी भी राजनीतिक दल से हमारे संगठन ने औपचारिक तौर पर न तो कोई चर्चा शुरू करी है, न कोई गठबंधन की अभी फिलहाल में कोई संभावना है। क्योंकि देखिए, आज आदिवासियों के मुद्दों को लेकर अभी स्पष्ट तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के कोई विचार या उनकी मंशा हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ऐसे में हमारा उद्देश्य आदिवासियों के साथ साथ में आदिवासी इलाकों में रहने वाले अन्य धर्म, जाति, वर्ग के हमारे भाई लोग हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग क्यों न आज एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में आदिवासी समाज प्रदेश और देश में अपनी आवाज़ उठाए, उसी की दिशा में जयस काम कर रहा है। चंद्रशेखर रावण आए थे भोपाल में, एक बड़ी रैली की, जिन्होंने कहा था कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पे क्या कहना? देखिए, देखो, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखाते हैं। इससे पहले मायावती जी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी 1997 में। लेकिन बहुमत का खेल है, सत्ता में अगर बहुमत में आए तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन उसके लिए पहले बहुमत हासिल करना होगा। अब कौन सा दल बहुमत हासिल करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अंतिम सवाल जिससे हर कोई पूछता है कि डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस से फिर से चुनाव लड़ेंगे या जयस से स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे? देखिए, डॉक्टर हीरा अलावा तो पहले भी स्वतंत्र था और आज भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र रहेगा। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई से भी दल हो, हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई, हमारी विचारधारा स्वतंत्र रूप से है। आज भी हम कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के प्रभाव में आकर आदिवासियों के अधिकार की बात नहीं कर रहे। हमारा संगठन स्वतंत्र रूप से आदिवासियों के मुद्दों को लेकर, उनके दर्द को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर मैदान में 2018 में भी हम लड़े थे और 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अंतिम सवाल, जयस में फूड की चर्चा है, कई लोग कह रहे हैं कि जयस के जो कई फाउंडर्स हैं वो अलग हैं, आप अलग हैं। देखिए, जयस में फूट की कोई वो नहीं है। देखिए, जयस में क्या है, जयस एक वैचारिक संगठन है। अब हम लेकिन जयस के माध्यम से, इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से हमने प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े इस वर्ग के युवाओं को एक मैसेज दिया है कि इस लोकतंत्र में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमको राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। और इसी विचारधारा के तहत हमने विधानसभा में जाकर पेशा की लड़ाई लड़ी और आज मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून लागू करना पड़ा, तो पेशा नियम 2022 बनाना पड़ा। तो बात यह है कि जो युवा राजनीति के रास्ते को कहीं न कहीं मानते हैं कि राजनीति में जाने से समाज का भला नहीं होगा, तो ये ऐसे लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लेकिन जयस के कोई धड़े नहीं है। आने वाले
विधानसभा चुनाव में जयेश अपनी तैयारी कर रहा है और मुझे पूरी कोशिश है कि पूरी जनता का जन समर्थन इस बार मध्य प्रदेश के खासकर आदिवासी बहुल्य इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने में जनता आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी हमें समर्थन करेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा और अपेक्षा है। और जयेश के धड़े की बात ये मीडिया के माध्यम से आती रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब हर किसी युवा का एक अपना एजेंडा, अपने विचार है। हाँ, व्यक्तिगत कुछ नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक ही है। जब नाराजगी दूर होके कभी फिर से एक होने की कोई योजना है? बिल्कुल, हम तो देखिए, हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारे भाई जो नाराज है हमसे किसी प्रकार से या हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तो उनसे बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम चाहते हैं कि समाज को एक ताकतवर राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए, समाज को एक ताकतवर राजनीतिक आवाज़ देने के लिए विधानसभा और लोकसभा में ऐसा नेतृत्व तैयार हो। हम सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जब तक आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवा और जागरूक युवा विधानसभा और लोकसभा के सदन में नहीं पहुंचेंगे, आदिवासियों के संघर्ष की लड़ाई अधूरी है। हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के साथ साथ में संसद की लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे भाई है, हमसे किसी प्रकार से नाराज़ है, किसी प्रकार से हमसे भी कोई गलती हुई हो, तो हम तो चाहते हैं कि हम सब मिलें, बैठे और बातचीत करें और आगे बढ़ें, मिलकर एक नई कहानी, नया इतिहास रचे, ऐसी आशा अपेक्षा है। तो आपने डॉक्टर हीरालाल अलावा को सुना, विधायक हैं वो कांग्रेस से, लेकिन जयेश की 80 सीटों पर फिर से लड़ने का दावा कर रहे हैं और इसी से कांग्रेस और बीजेपी 2023 को लेकर परेशान है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।